Yes, students of BA Part 2nd. Last time we had taken 3 questions Leo Tolstoy, and I taught you the life history of Leo Tolstoy. So now you have some idea about Leo Tolstoy's life and his main works. So before starting this short story, which is prescribed in your second paper, The Pointed Vision is the textbook. So first of all, the outline of this short story, what is it about? So written in 1903. So the story was written in 1903. 3 questions is one of the stories. 3 questions ऐसी कहानियों में से एक है, टॉल्स्टॉय कंट्रीब्यूटेड, जिसे टॉल्स्टॉय ने कंट्रीब्यूट किया इन एड ऑफ द ज्यूज़, यानी ये समर्पित थी यहूदियों के लिए। एड का मतलब AID, एड मीन्स हेल्प ऑफ द ज्यूज़। ज्यूज़ आप जानते हैं यहूदी हैं जो आजकल इज़राइल में रहते हैं। पहले इनका कोई देश नहीं था और हर जगह इनकी मारकाट हो रही थी, बड़ा रशिया में भी नरसंहार हुआ। तो उनकी सहायता के लिए ये कहानी लिखी गई थी। लेफ्ट डेस्टिट्यूट, जो बिल्कुल बेसहारा छूट गए थे। डेस्टिट्यूट कहते हैं जो बिल्कुल वंचित हो, बेसहारा हो, अनाथ हो, एक प्रकार से जिसका कोई धनी धोरी नहीं हो। तो इस तरह से ज्यूज़ के बारे में ये कंट्रीब्यूट की गई स्टोरी आफ्टर द मैसेकर्स। तो मैसेकर्स का मतलब होता है सामूहिक नरसंहार। जैसे किसी एक व्यक्ति के कत्ल को मर्डर कहा जाता है, लेकिन अगर कोई सामूहिक नरसंहार करे तो उसको मैसेकर बोलते हैं। जैसा कि कश्मीर इत्यादि में आतंकवाद के जरिए आजकल आपने पढ़ा देखा होगा। तो ये मैसेकर जो है ये हुआ यूज का एंड outrages in कृष्ण नाम के कस्बे में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई जिनमें यहूदियों पर जुल्म ढाए गए और उनको मारा गया। एंड एल्सवेयर इन रशिया, और न केवल उसी एक स्थान पर हुआ बल्कि रशिया में अनेक स्थानों पर ज्यूज़ का कत्लेआम हुआ। दीज आउटरेजेस, इस प्रकार की जो भयंकर घटनाएं थीं, पॉसिबली ख़ास तौर पर प्रीएम्प्टेड द येट मोर टेरिबल ज्यूइश मैसेकर्स ऑफ 1905। तो ये घटनाएं तो कुछ भी नहीं थी। प्रीएम्प्टेड का मतलब है उसके बाद में, यानी ये पहले घटित हुई और फिर और भी भयानक। मोर टेरिबल, टेरिबल कहते हैं बहुत भयंकर। जूइश मैसेकर, जूइश मैसेकर हुए ऑफ 1905, 1905 में। दैट शूक टॉल्स्टॉय इन द वेरी कोर, और उसने टॉल्स्टॉय को हिला दिया। शेक आप जानते हैं, शेक, शूक, शेकन, 3 फॉर्म्स होती हैं। तो उसने हिला दिया टॉल्स्टॉय को। टू द वेरी कोर का मतलब है अंदर तक, यानी उसका हृदय हिल गया इन घटनाओं से। बहुत ज़्यादा वो पजल्ड हो गया और उसको चोट लगी, ठेस लगी कि मानवता के नाम पर ये काम ठीक नहीं है। थ्रू ए क्रिस्प नैरेटिव, एक बहुत ही क्रिस्प नैरेटिव, यानी एक बहुत ही
छोटा लेकिन बहुत ही बिल्कुल जो दिल को छूने वाला इस प्रकार का वर्णन है। वैसे क्रिस्प मैंने बताया था आपको, लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग में इंग्लिश में बहुत अंतर होता है। क्रिस्प आप जानते हैं जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, क्रिस्प बोलते हैं, जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक भावुक छोटी स्टोरी है, नैरेटिव का मतलब वर्णन है। द स्टोरी रिवील्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट इन लाइफ। ये जो कहानी है ये महत्व को दर्शाती है, रिवील करती है ऑफ द प्रेजेंट इन लाइफ, कि जीवन में वर्तमान का सबसे अधिक मूल्य है, महत्व है, इम्पोर्टेंस। अगर तीनों कालों में किसी की देखी जाए तो ये कहानी हमें बताती है कि भूतकाल और भविष्य की अपेक्षा वर्तमान की महत्ता बहुत ज़्यादा है। इट इज़ नाउ दैट मैटर्स इन आवर डीलिंग्स। ये अब है जो हमारी डीलिंग्स में महत्व रखता है। हम जो भी दैनिक व्यवहार करते हैं उसमें वर्तमान सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, महत्व रखता है। फॉर द पास्ट इज़ इरिट्रीवेबली गॉन, क्योंकि भूतकाल तो जा चुका है। तो इरिट्रीवेबली का मतलब है जो वापस नहीं आ सकता। इट कैन नॉट बी रिपीटेड। अब कल का दिन चला गया तो वो तो आ जाएगा नहीं। एंड द फ्यूचर इज स्टिल हिडन, और जो भविष्य है वो छिपा हुआ है, कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। तो इसलिए भूतकाल का हम कुछ कर नहीं सकते, वो बीत गया, और भविष्य का किसी को पता नहीं है क्योंकि वो छिपा हुआ है। तो इसलिए वर्तमान का महत्व समझना चाहिए। ये जो थीम है, सेंट्रल आइडिया है पोएम का, वो यही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ द प्रेजेंट। जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो वर्तमान है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन वी आर डीलिंग विद। और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है वी आर डीलिंग विद, जिससे हम डील कर रहे हैं एट दैट मोमेंट, उस समय, उस क्षण। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इज़ टू डू गुड टू आवर फेलो बींग्स। वह हमारे साथियों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है, डू गुड, उनसे कोई बुराई नहीं करना, उनसे अच्छा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये सेंट्रल आइडिया है। दिस मोरल इज़ कन्वेड थ्रू द स्टोरी ऑफ ए किंग। अब ये जो मोरल है इसको संप्रेषित किया गया, कन्वे कहते हैं संप्रेषित करना, थ्रू द स्टोरी ऑफ ए किंग, एक ऐसे राजा की कहानी के माध्यम से, who wants a kind of formula, जो एक प्रकार का सूत्र चाहता था, फार्मूला चाहता था फॉर सक्सेस इन लाइफ, कि जीवन में सफल होने के लिए क्या सूत्र हो सकता है, क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो राजा इसे चाहता था और इसे कन्वे इस कहानी के माध्यम से किया गया। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू डू ए थिंग, जो सबसे उचित समय है किसी कार्य को करने का। द राइट पर्सन टू डील विद, और जो सही व्यक्ति है जिससे हम डील करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन, और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें करना है। वेरियस आंसर्स कम हिज वे, बहुत से उत्तर उसके रास्ते में आते हैं, यानी बहुत से लोग अपने अपने तरीके से उसे जवाब देते हैं। बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं होती। ही गोज़ टू ए हर्मिट, तब वो एक हर्मिट यानी संत, एक हर्मिट के पास जाता है जो त्यागी है, संत है, सन्यासी है।
एज ए सीकर, और वो चाहता है टू लर्न द आंसर्स की इन प्रश्नों के उत्तर जाने जाएं। तो अंत में जब उसे कहीं संतुष्टि नहीं मिली दरबारियों से, मंत्रियों से और बुद्धिमान लोगों से, तो वो एक बाबा के पास जाता है और इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करता है। द हर्मिट डज नॉट से एनीथिंग डायरेक्टली, यद्यपि जो हर्मिट है वो सीधा सीधा कुछ भी नहीं कहता है। दरअसल क्या है कि एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ड्स, तो अच्छी अच्छी बातें तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अपने उदाहरण से प्रस्तुत करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब कोई भी कह देगा सदा सत्य बोलो, लेकिन आचरण में कौन ला पा रहा है। इसी तरह अहिंसा बहुत अच्छी चीज़ है, सारे अहिंसा पर वक्तव्य दे देते हैं, लेकिन अहिंसा का सच्चा मर्म कोई कोई जानता है। तो इसी तरह से वो भी अपने उदाहरण प्रस्तुत करके इस बात का उत्तर उसे देता है, शब्दों में तो वो कुछ बोलता ही नहीं। बट इलेबोरेट्स ऑन द इंसिडेंट्स, लेकिन अंत में जब सारी घटनाएं राजा के समक्ष घट चुकी होती हैं तो वो इलेबोरेट करता है, यानी अच्छी तरह से व्याख्या करके खोल कर बताता है ऑन द इंसिडेंट्स, जो घटनाएं हैं, ऑफ द डे, जो उस दिन घटी राजा के साथ, टू प्रोवाइड कन्विंसिंग आंसर्स, ताकि कन्विंसिंग का मतलब है जिससे तसल्ली हो जाए, राजा को संतुष्टि हो जाए, इस प्रकार के उत्तर के रूप में टू द क्वेश्चंस, जो उसने प्रश्न रखे थे तीनों, तो अंत में वो उनका उत्तर देता है। उससे पहले वो बिल्कुल नहीं बोलता, चाहे राजा कितना भी प्रयास कर रहा हो। तो अब ये इस प्रकार की कहानी है। तो इस आउटलाइन से अब ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। अब आज का जो आपको होम असाइनमेंट है वो ये है कि आप इसके नीचे ग्लॉसरी दी हुई है, 31 पेज है ये टेक्स्ट बुक का, और मैं इसके साथ आप लोगों को ये भी कह देना चाहता हूँ कि नोट्स ना लें, केवल टेक्स्ट बुक लें, क्योंकि पढ़ाया तो आपको ऑनलाइन जा ही रहा है, और टेक्स्ट बुक में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे लेखक का परिचय है, ग्लॉसरी यानी वोकेबलरी है, और जो सजेस्टेड क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं। तो आपको कहीं नोट्स या इस तरह की चीप सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्लॉसरी में आज आप करीब 14 वर्ड्स हैं ग्लॉसरी में, तो उनको याद करेंगे, उनके मीनिंग भी दे रखे हैं, तो आपको हो सकता है डिक्शनरी भी देखने की आवश्यकता नहीं हो, तो आप बस उनको याद करें, क्योंकि वोकेबलरी लिटरेचर में बहुत ज़रूरी है। आपको लिखना पड़ेगा और बिना वर्ड पावर के आप लिख नहीं पाएंगे। तो ये आपका आज का होम असाइनमेंट है। तो ये स्टोरी की आउटलाइन हमने पढ़ी। नेक्स्ट जब मैं ये लूँगा तो उसमें हम स्टोरी शुरू करेंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो उसे आप अच्छी तरीके से समझ लें, और इस ग्लॉसरी के माध्यम से जो वर्ड्स हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।